afternoon, student. Now the next topic is preparation of colloids. तो preparation of colloids में पहला topic lyophilic colloids. तो lyophilic colloids क्या होते हैं? These colloids can be formed by simple mixing of dispersed phased and dispersion medium. ये मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया भी था इस टॉपिक में. ओके, तो lyophilic colloids क्या होते हैं? जो सिंपल मिक्सिंग में इन दोनों को आपस में मिक्स किया जा सकता है. तो देखो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक सोल्स. ठीक है, अब प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक सोल्स कैसे बनाओगे? तो देखो यहां पर हमारे पास दो पार्ट में डिवाइड किया है. एक है डिस्पर्जन मेथड है और एक है कंडेंसेशन मेथड. तो पहले हम बात करते हैं डिस्पर्जन मेथड की. डिस्पर्जन मीडियम मेथड में क्या होता है? बिगर साइज ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स, मतलब इनके जो बिगर साइज के जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स होते हैं, डिस्पर्स फेस के जो पार्टिकल्स होते हैं, उनको डिस्पर्स किया जाता है. मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करके किस में डालते हैं? डिस्पर्जन मीडियम, मतलब सॉल्वेंट में. तो यानी बिगर साइज ऑफ पार्टिकल्स, डिस्पर्स फेस पार्टिकल्स आर डिस्पर्स यानी ब्रोकन इनटू डिस्पर्जन मीडियम. एंड द सेकंड मेथड इज कंडेंसेशन. कंडेंसेशन में क्या होता है? हम ठंडा करते हैं, तो यानी इसमें जो वेपर्स होते हैं उसको हम कंडेंस करके कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं. तो देखो द फर्स्ट टॉपिक इज डिस्पर्जन मेथड. तो डिस्पर्जन मेथड में पहला मेथड है मैकेनिकल डिस्पर्जन. अब मैकेनिकल क्या है? देखो, इन दिस मेथड द बिगर साइज पार्टिकल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू कोलाइडल रेंज बाय कोलाइडल मिल. मतलब एक मिल टाइप का होता है, मिल जिसमें हम इस बड़े साइज के पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करके कोलाइडल रेंज तक ले आते हैं. तो देखो कैसे. तो ये हॉपर होता है. इसमें से हम क्या करते हैं? आपके जो बिगर साइज ऑफ डिस्पर्स फेस पार्टिकल है उनको हम इसमें डालते हैं. तो ये एक स्टील का बना होता है. ये कितने स्पीड से घूमता है? एट द रेट 7000 आरपीएम की स्पीड से ये घूमता रहता है. अब जैसे ये इधर घूमता है, इसके जस्ट अपोजिट में एक स्टील की और भी ऐसे राउंड फॉर्म में रहती है, वो इसके जस्ट अपोजिट फॉर्म में घूमती है. मतलब एक ऐसे घूमता है तो एक ऐसे घूमता है. तो जैसे ये पार्टिकल्स इसके सेंटर में आएंगे तो यहाँ पे ग्राइंडिंग होने लगेगा. और जैसे ये ग्राइंडिंग होगा तो हम यहाँ पर दो तरफ क्या रख देते हैं? डिस्पर्जन मीडियम. तो ये ग्राइंडिंग होकर ये पार्टिकल्स किस में गिरेंगे? डिस्पर्जन मीडियम में. और डिस्पर्जन मीडियम में जैसे ही गिरेंगे तो ये ये कहाँ पे पहुंच जाएंगे? ब्रोकन डाउन इनटू कोलाइडल रेंज. तो यहाँ पर पहुंचने के बाद ये डिस्पर्स्ड हो जाएंगे इसमें. और डिस्पर्स होने के बाद जैसे ये डिस्पर्जन मीडियम मिलेंगे तो कोलाइडल सॉल्यूशन बना देंगे. क्लियर? ओके. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेडिक्स आर्क मेथड. देखो क्या होता है इसमें. सोल्स ऑफ हैवी मेटल्स. इसमें हम जनरली क्या यूज करते हैं? सोल्स ऑफ हैवी मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एक्सेट्रा आर प्रिपेयर्ड बाय ब्रेडिक आर्क्स मेथड. मतलब इसमें भी हमें कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रिपरेशन करनी है. तो देखो इसमें क्या है, एक कंटेनर जैसे लिया. यहाँ पे ये जो सर्किल फॉर्म में दिख रहा है, गोल गोल फॉर्म में दिख रहा है, ये क्या है? हमारा आइस क्यूब है. ठीक है, आइस क्यूब एंड वाटर इसमें हम डाल के रखते हैं. अब देखो इसके अंदर मैंने क्या रखा है? स्मॉल पॉट्स टाइप का, पॉट्स ऑफ स्टील का है, जिसके अंदर क्या रखा है? इसके अंदर एक मेटल सॉल है. ये क्या है? इसके अंदर मेटल सॉल. और इस मेटल सॉल के कांटेक्ट में हमने दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, जो कि एक एनोड का वर्क करे और कैथोड को, दोनों को बैटरी से कनेक्ट कर दिया. अब क्या होगा? देखो जैसे इसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क करेंगे तो ये मेटल सोल्स क्या होगा? कुछ लिक्विड फॉर्म में या वेपर्स फॉर्म में आएगा. और जैसे ही वेपर्स फॉर्म में आएगा, इस डिस्पर्जन मीडियम के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा? डिस्पर्स होने लगेगा. और जैसे ही डिस्पर्स होगा तो लास्ट में क्या होगा? ये नीचे यहाँ पर क्या होंगे? आकर कलेक्ट हो जाएंगे. और जैसे ही यहाँ पर कलेक्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्रीजिंग मिक्सचर डाला है, आइस एंड वाटर, तो ये क्या होगा? जैसे ही इसके अंदर आएंगे, पहले तो डिस्पर्स होंगे, डिस्पर्स होकर धीरे धीरे कंडेंस होंगे, मतलब ठंडे होंगे. और ठंडे, क्योंकि इसके अंदर क्या पड़ा हुआ? फ्रीजिंग मिक्सचर यानी आइस एंड वाटर. देखो कॉर्नर पे पड़ा हुआ. तो डिस्पर्स होने के बाद ये नीचे कलेक्ट हो जाएंगे और एक कोलाइडल रेंज में पहुंच जाएंगे. और जैसे ही कोलाइडल रेंज में पहुंचेंगे तो वहां पर कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा. देखो इस फॉर्म में क्या होता है? दोनों तरह के पॉसिबल चीजें दिखाई देती. एक तो डिस्पर्जन दिख रहा है एंड इन कंडेंसेशन दोनों दिख रहा है. मैंने बताया था कि जो वाटर होता है, ये जो आइस एंड वाटर है, जैसे ही ये सोल्स वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट होकर डिस्पर्स होंगे और कंडेंसेशन मेथड से क्या होगा? ये धीरे धीरे नीचे कलेक्ट हो जाएंगे. और कलेक्ट होने के बाद क्या होगा? एक कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्मेशन करेंगे. क्लियर? ओके. देखो यहाँ पे इसका मैटर मैंने लिखा है, इंटेंस हीट जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिक स्पार्क
वेपराइजेस द मेटल, जो उसके अंदर जो था, इस छोटे से पॉट के अंदर जो मेटल सोल था, वेपराइजेस द मेटल एंड द वेपर्स व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद डिस्पर्जन मीडियम कंडेंस टू फॉर्म अ कोलाइडल सॉल्यूशन। सेम वही टॉपिक जो मैंने बताया। अब देखो क्या होता है पेप्टाइजेशन, मतलब यहां पर क्या जनरली यूज होता है, एक पीपीटी फॉर्मेशन करना होता है। देखो क्या होता है एक्चुअली, जैसे जनरली हम AgNO3 लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, इसमें KI सॉल्यूशन डालते हैं तो AgI का एक ब्राउन पीपीटी बनता है। ये पीपीटी जो फॉर्म बना है इसी को हम क्या, देखो क्या है ये पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन एक्चुअली होता क्या है, देखो इस ब्राउन पीपीटी को कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए जो हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं और इस प्रोसेस को यानी AgI ब्राउन पीपीटी को कोलाइडल सॉल्यूशन में प्रोसेस करने की जो मेथड होती है उसी को हम बोलते हैं पेप्टाइजेशन। ये डायरेक्टली नहीं बनता, इससे ये डायरेक्ट नहीं बनता, इसके अंदर हम एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं और जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं उसी को हम बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। क्लियर, फिर से समझो, AgNO3 और KI को रिएक्ट करके क्या बना है AgI, ये एक ब्राउन पीपीटी बनाएगा। इस ब्राउन पीपीटी को कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए जो हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं उसे बोलते हैं हम पेप्टाइजिंग एजेंट भी बोलते हैं। तो ब्राउन पीपीटी से कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने की जो प्रोसेस होती है उसी को बोलते हैं हम पेप्टाइजेशन। डायरेक्ट नहीं बनता, इसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं और इसी इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। The conversion of a freshly prepared PPT into a colloidal is called colloid peptidation. For peptidation, any electrolyte is added to the PPT and known as peptizing agent. Okay, तो ये हो गया आपका पहला मेथड, डिस्पर्जन मेथड। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज कंडेंसेशन मेथड। तो देखो कंडेंसेशन में क्या होता है, दो टाइप के मेथड होते हैं, एक फिजिकल और एक केमिकल। तो पहले फिजिकल को समझते हैं। फिजिकल में हमें दो पढ़ेंगे, बाय चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट और बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। तो बाय चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट में हम जनरली बात करते हैं सल्फर सोल की। देखो यहां पर एक कोल्ड वाटर हमने रख लिया इसके अंदर, अब यहां से हम सल्फर के वेपर्स डालते हैं। तो जैसे वेपर्स डालेंगे तो ये आकर सल्फर के वेपर्स जो है इस कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में जैसे आएंगे तो क्या होने लगेंगे, डिस्पर्स्ड होने लगेंगे, फैलने लगेंगे। और डिस्पर्स होने के बाद जब ये बहुत ज्यादा ये फ्रीज वाटर होगा तो ये डिस्पर्स होने के बाद धीरे धीरे क्या होंगे, कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे ही कलेक्ट होंगे तो एक क्या बनेगा, सल्फर सोल। दूसरा है बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। देखो क्या होता है इसमें, डिफरेंस इन सॉलिबिलिटी ऑफ डिस्पर्स फेज इनटू टू सॉल्वेंट। देखो क्या करना है इसमें, जनरली समझना ध्यान से। पहले हम क्या लेते हैं, फॉस्फोरस लेते हैं, इसको हम एल्कोहल, ये फॉस्फोरस क्या होता है, एल्कोहल में मोर सॉल्युबल होता है, वाटर में लेस सॉल्युबल होता है। ध्यान से समझना, फॉस्फोरस जो होता है एल्कोहल में मोर सॉल्युबल एंड वाटर में लेस सॉल्युबल। तो फॉस्फोरस को पहले हम एल्कोहल में डालते हैं तो क्या होता है, सॉल्युबल हो जाता है। तो जैसे ये सॉल्युबल हुआ, मतलब बहुत ही लेस अमाउंट में ये सॉल्युबल हो जाएगा फॉस्फोरस। अब जब देखो यहां पर बहुत ही समझने वाली चीज है, P4 को एल्कोहल में डाला तो सॉल्युबल हो गया। अब देखो इसमें हम जब मोर अमाउंट ऑफ वाटर डालेंगे, तो मोर अमाउंट ऑफ वाटर डालेंगे तो यहां पर ये वाटर सॉल्वेंट की तरह वर्क कर रहा है और ये जो सॉल्युबल सॉल्यूशन जो है ये यहां पर किसकी तरह वर्क करेगा, सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूट की क्वांटिटी हमेशा लेस होती है और वाटर की क्वांटिटी हमेशा ज्यादा होती है। तो जैसे ही हम इसमें अब वाटर डालेंगे, ये अब यहाँ पे सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा और वाटर एज अ सॉल्वेंट, और यहाँ पर क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। क्लियर 100%। ओके, नाउ द नेक्स्ट मेथड इज केमिकल मेथड। तो इसमें देखो अलग अलग मेथड है, बाय ऑक्सीडेशन, बाय रिडक्शन, डबल डिकम्पोजिशन एंड हाइड्रोलिसिस। चलो इनको अलग अलग समझते हैं। तो वो पहला मेथड है बाय ऑक्सीडेशन। तो इसमें है एग्जाम्पल सोल ऑफ सल्फर। तो देखो सोल ऑफ सल्फर कैसे बनता है, जब हम H2S पे सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं तो 3S मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर और 2H2O, तो ये एक टर्बिड सॉल्यूशन होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बाय रिडक्शन मेथड, इसमें हम गोल्ड सॉल्व बनाते हैं, AuCl3 को SnCl2 के साथ रिएक्शन करा के ये बनता है Au, इसी को बोलते हैं हम गोल्ड सॉल्व, कोलाइडल सॉल्यूशन ये भी होता है। डबल डिकम्पोजिशन में हम AS2S3 का सोल बनाते हैं, AS2O3 पर 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2S का रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है हमारा, क्या बनता है, AS2 आर्सेनिक सल्फाइड का एक सोल बनता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाइड्रोलिसिस मेथड में हम FeOH होल थ्राइस का यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बनाते हैं। तो FeCl3 को थ्राइस मॉलिक्यूल ऑफ H2S से रिएक्शन कराओगे तो ये बन जाएगा, दैट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, देखो टिंडल इफेक्ट आप लोग ने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि व्हेन लाइट इज पास थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन, देखो व्हेन लाइट इज पास थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन देन पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल,
मतलब जैसे ही आप एक मान लो मिल्क सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर आपने लाइट पास किया, तो एक जगह पर ये विजिबल दिखेगा। किसके थ्रू देखते हैं हम? माइक्रोस्कोप के थ्रू। एंड द फिनोमिना इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स। वहां पर जो पार्टिकल, जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो पार्टिकल्स ऐसे से घूमते हुए दिखाई देंगे, स्कैटरिंग बोलेंगे। लाइट की जब स्कैटरिंग होगी और वो पार्टिकल हमें विजिबल हो जाएगा तो दैट इज अ टिंडल इफेक्ट। तो देखो कैसे होता है ये कंडीशन, देखो क्या है, द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। देखो एक्चुअली क्या है, पहले ये समझो, उसके बाद इसको बताता हूं मैं। देखो ये लाइट हमने पास किया, तो यहां पर जाकर ये क्या हुआ, स्कैटरिंग हो रहा है। अब यहां पर बात होती है 90 डिग्री पर, जब हम ऑब्जर्वर यहां बैठा होगा तो इसको ये सॉल्यूशन यहां पर जो पार्टिकल्स यहां पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रहा है, ये सॉल्यूशन कैसा दिखेगा इसको, ब्लू। अगर ये अपने पास से थोड़ा सा भी चेंज, क्योंकि ये जब लाइट पास होगी तो कुछ तो स्कैटर्ड होगा, कुछ ये निकल जाएगा। अगर 90 डिग्री पर ये रिफ्लेक्ट हो रहा है तो ब्लू दिखेगा, और अगर ये ट्रांसमिट हो गया तो यहां से अगर कोई देखेगा तो इसको ये रेड दिखाई देगा। इसलिए दिन में स्काई जो होता है कैसे दिखाई देता है, ब्लू, क्योंकि आप उसके 90 डिग्री पर होते हो। और शाम को देखा होगा कि हल्का हल्का आपको कैसा दिखाई देता है, रेड कलर का। क्यों? क्योंकि आप उसके ट्रांसमिट फॉर्म में होते हो। तो दैट इज अ रीजन ऑफ कि स्काई इज ब्लू। तो द वेवलेंथ इज इंसिडेंट लाइट, देखो यहां पर कंडीशन समझना है। द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड डायमीटर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल शुड बी सिमिलर। मतलब इंसिडेंट लाइट की डायमीटर और कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल एक जैसे होने चाहिए, शेप मतलब उनका साइज जो होना चाहिए एक जैसा। द डिफरेंस बिटवीन, ये 2 पॉइंट याद रखना पड़ेगा, द डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम शुड बी लार्ज होने चाहिए। मतलब इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होना चाहिए डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम का क्या होना चाहिए, हमेशा ज्यादा होना चाहिए, शुड बी लार्ज होना चाहिए। अगर ये लार्ज नहीं हुआ तो आपको वो कोलाइडल सॉल्यूशन का स्कैटरिंग नहीं हो पाएगा। तो मिल्क देखो, मिल्क इज वेरी गुड एग्जांपल ऑफ टिंडल इफेक्ट। तो व्यूड फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, अगर व्यूड जो है वो डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट की है तो ब्लू दिखेगा, और व्यू फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिट लाइट तो उसको रेड दिखेगा। क्लियर? नेक्स्ट है काइनेटिक प्रॉपर्टीज, जिसी को हम बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट में क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं जिगजैग मोशन करते हैं, रैंडम जिगजैग मोशन है, ऐसे देखो मैंने बनाया, इसी को बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। द रैंडम जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। अब देखो क्या होता है एक्चुअली इसमें, देखो जैसे ही ये पार्टिकल्स के अंदर जाते हैं तो जिगजैग करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जिगजैग करेंगे तो इसके अंदर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो ये पार्टिकल्स क्या होंगे, एक जगह पे रुके नहीं रहेंगे, इधर से उधर, इधर से उधर। क्योंकि देखो जो भी इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं या फिर वो पॉजिटिव चार्ज के होंगे या फिर नेगेटिव चार्ज के होंगे। डिस्पर्स फेस के जो पार्टिकल होंगे वो या फिर पॉजिटिव के होंगे या फिर नेगेटिव के होंगे। तो अगर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली इनके बीच में रिपल्शन होगा। तो ये क्या करेंगे, जिगजैग मोशन, जैसे एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो रिपल होने लगेंगे, जिगजैग मोशन करने लगेंगे। द ब्राउनियन मूवमेंट इज ड्यू टू द कंटिन्यूअस कोलिजन ऑफ डिस्पर्स मीडियम पार्टिकल्स विद डिस्पर्स फेस पार्टिकल्स। क्लियर? ओके, डन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड टॉपिक, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज चार्ज ऑन कोलाइड। अब देखो कोलाइडल पर चार्ज कैसे आता है, इसी को बोलते हैं प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस। देखो जब आप क्या करते हो, एक्सिस के आई लेते हो, यानी इस रिएक्शन में भी ऊपर जो पड़ा था इसमें एक्सिस के आई ले रहे हो, तो जैसे एक्सिस के आई लोगे तो एजीआई तो बनेगा, पीपीडी बनेगा। लेकिन यहां पर जब एक्सिस के आई लोगे तो इस आई का इस आई के साथ क्या बनेगा, कॉमन आयन इफेक्ट। अब देखो यहां से जो के आई, ये जो के प्लस आई माइनस में टूटेगा तभी तो ये रिएक्शन हुआ, यानी इसके अंदर के आई और है। अब के आई में जब आई ज्यादा है तो आई का रिलेशन किसके साथ होगा, एजी आई के आई माइनस से। तो ये क्या बनेगा, क्या बनेगा, कॉमन आयन इफेक्ट। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो अब ये एजी आई अपने ऊपर किसको कलेक्ट करना चाहेगा, आई माइनस को, क्योंकि आई इसके साथ क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट। तो देखो ये एजी आई अपने ऊपर कौन से आयंस फॉर्म कर रहा है, आई माइनस। किसके कारण आ रहा है, ये कॉमन आयन इफेक्ट के कारण। और जब ये अपने ऊपर आई माइनस चार्ज कनेक्ट कर रहा है तो इसी को क्या बोलेंगे, नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन दोनों टाइप के होते हैं, नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली। अब इसी में हम थोड़ा सा चेंज करें, अब हम AgNO3 को एक्सेस में ले ले। अब AgNO3 को एक्सेस में लेंगे तो Ag प्लस चार्ज NO3 माइनस चार्ज बनेगा। अब Ag प्लस चार्ज जब ज्यादा होगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, Ag प्लस चार्ज के आयंस आ जाएंगे। ये भी कॉमन आयन इफेक्ट क्या दे रहा है, Ag मोर है। तो देखो अब Ag इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज, तो ये किस टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन हो गया, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन। क्लियर? नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट क्या है, अ कोलाइडल पार्टिकल हैज चार्ज ऑन इट्स ड्यू टू इट्स यूनिक एबिलिटी ऑफ प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन।
अब इसका एक एग्जाम्पल और देखो, FeCl3 को अगर हॉट वाटर पे करोगे तो FeOH होल थ्राइस यानी कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा। इसी को अगर हॉट कोल्ड वाटर में करते तो नहीं बनता। तो यानी ये FeOH होल थ्राइस अपने ऊपर कौन सा चार्ज कनेक्ट कर रहा है, 3+ चार्ज, यानी ये 3+ चार्ज आया कहां से, इससे। तो देखो FeOH होल थ्राइस स्लैश Fe3+, तो ये अपने ऊपर किसके चार्ज ले रहा है, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा सॉल्यूशन किसका है, FeCl3 का। तो इसके ऊपर कौन से कोलाइडल सॉल्यूशन के चार्ज आएंगे, Fe3+ के। क्लियर। अब यही अगर मान लो यहां पर मैंने NaOH एक्सिस में लिया होता तो इसके ऊपर किसके चार्ज आ जाते, OH- के, यानी जो ये आपका सर्किल में बनता और इसके ऊपर OH- के जो छोटे छोटे सर्किल मैंने बनाए वो आ जाते। तो ये क्या बनता, नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन। अब देखो एक चीज और समझो, जब आप Ki का सॉल्यूशन ऐड करते हो एक्सिस Ki का, तो इसके ऊपर देखो I- आ गया, लेकिन इसके अंदर सॉल्यूशन में K+ भी तो है। अब देखो ये जब पहले एक I- का एक लेयर बनाया, ये क्या होता है, फिक्स लेयर, ये कभी इससे निकलेगा नहीं। लेकिन जो K+ के जो आयंस होते हैं ये डिफ्यूज होते हैं। तो देखो एक लेयर तो इसकी बनेगी और एक इसकी बनेगी, इसी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, इलेक्ट्रिक डबल लेयर। एक तो I के थ्रू बनी लेयर और एक किसके थ्रू बनेगी, K। तो K+ जो लेयर है उसी को बोलते हैं हम डिफ्यूज लेयर, इसको मोबाइल लेयर भी बोलते हैं। ये इजिली निकल सकता है। लेकिन जो फिक्स लेयर है जो इसके साथ शो कर रहा है, जिसके कारण से ये नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं, ये हमेशा फिक्स्ड होगा। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फिक्स लेयर एंड डिफ्यूज लेयर ऑन कोलाइडल पार्टिकल इज नोन एज इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जेटा पोटेंशियल। एग्जाम में आ सकते हैं कि व्हाट इज जेटा पोटेंशियल, तो ये याद रखना। तो देखो पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड और नेगेटिवली चार्ज कोलाइड के बीच में डिफरेंस देखते हैं। ये क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड। ये क्या होते हैं, मेटल होते हैं, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर और मेटल के सल्फाइड्स होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज होता है हमारा ब्लड, ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट होता है, आयरन। आयरन क्या होगा, डेफिनेटली आयरन अपने ब्लड के ऊपर एक सर्किल बनाएंगे, ब्लड एक सेंटर में रहेगा, उसके ऊपर आयरन के मॉलिक्यूल्स चिपके होंगे, और आयरन कौन सा अपने ऊपर चार्ज कंटेन करता है, पॉजिटिव। तो ये होगा पॉजिटिवली। बेसिक डाई जो होता है वो भी किसका एग्जाम्पल होता है, पॉजिटिवली। और एसिडिक डाई जो होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है, नेगेटिव का। दूसरा क्या है, सोर्स ऑफ स्टार्च, जिलेटिन, चारकोल, दीज आर द नेगेटिवली चार्ज कोलाइड्स। अब देखो स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड्स क्या होता है। पहले तो ये समझो, कोलाइड्स जो होते हैं उनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, सिर्फ फैले होते हैं, इनके मॉलिक्यूल देखो दूर दूर है। और पीपीटी क्या होता है, यही पार्टिकल्स जब एक ग्रुप फॉर्म में कलेक्ट हो जाएंगे, या ना कलेक्ट हो गए, मतलब देखो यहाँ पे एकदम जाकर कलेक्ट हो गए, तो इसे बोलते हैं पीपीटी। अगर यही पीपीटी को अगर हम कोलाइड में फिर से डिस्पर्स कर देते हैं, फैल जाता है, तो ये बनता है कोलाइड। तो कोलाइड को पीपीटी में भी कन्वर्ट कर सकते हो और पीपीटी को कोलाइड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखो जैसे ये कंटेनर है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल दिख रहा है कोलाइड्स के, ये क्या हो सकते हैं, या फिर पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं या फिर नेगेटिवली, जो आपने अभी ऊपर पढ़ा है। तो देखो अगर नेगेटिव चार्ज के होंगे तो डेफिनेटली इनके बीच में रिपल्शन होगा। लेकिन जब ये कोलाइड्स पीपीटी में कन्वर्ट होता है, इसका मतलब इसके अंदर हम कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे ऐड करते हैं जिसके कारण से इसके अंदर कुछ पॉजिटिव, जैसे मान लो नेगेटिव चार्ज का कोलाइड्स था, अब आपने उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट डाला, जैसे KCl डाला, तो K किस चार्ज का होगा, पॉजिटिव। उस नेगेटिव चार्ज से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर देगा और एक पीपीटी का फॉर्मेशन होगा। पीपीटी कैसे बनता है, जैसे मान लो दूध जब फट जाता है, दूध को फाड़ने के लिए अब क्या डाल दो, एसिड डाल दो। अब एसिड यहाँ पे किसकी तरह वर्क कर रहा है, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट। अभी वो मिल्क था, क्योंकि उसके अंदर एक ही तरह के डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स थे, एक ही चार्ज के। लेकिन जैसे ही आपने उसके अंदर एसिड डाला तो वो एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क किया और उसके अंदर के जो कोलाइड पार्टिकल्स थे वो उसके साथ न्यूट्रलाइज होकर क्या बना दिए, पीपीटी। तो दूध जब फटता है तो पानी के मॉलिक्यूल्स कहाँ चले जाता है, ऊपर। डिस्पर्स मीडियम कहाँ चले जाता है, ऊपर। और डिस्पर्स फेज कहाँ जाता है, नीचे। क्लियर। तो देखो जैसे देखो ये नेगेटिव चार्ज का है, आपने एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, तो इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन हो जाएगा और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज, तो पीपीटी बन जाएगा। The stability of colloids is due to the presence of similar charge on colloidal particles, due to which they do not aggregate together to form a PPT. Clear? Electrophoresis देखो is very important. The movement of colloidal particles towards opposite charge electrode on applying electric field is called electrophoresis. अब देखो क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक डिस्पर्स फेज होता है जो मूवमेंट होता है एनोड से, एनोड क्या है, पॉजिटिव, और डिस्पर्जन मीडियम नो मूवमेंट, डिस्पर्जन मीडियम का कोई मूवमेंट नहीं होता। अब देखो एनोड से
पॉजिटिव चार्ज है। तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज के मान लेते हैं इसके अंदर के जो कोलाइड्स है, ये जो ये दिख रहे हैं आपको कोलाइड्स, ये कैसे हैं? पॉजिटिवली चार्ज के, मान लो। तो ये अब किसकी तरफ मूव करेंगे? नेगेटिव की तरफ। तो देखो लिखा भी होता है मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, सिर्फ किसका मूवमेंट होगा? डिस्पर्स फेज का, डिस्पर्जन मीडियम का नहीं होगा। तो ये पार्टिकल्स क्या होंगे? इधर आएंगे, ऐसे ऐसे आते 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 कहां पे कलेक्ट हो जाएंगे? इस जगह पर। तो यहां पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है? देखो जब ये कलेक्ट होगा तो किसका फॉर्मेशन हो गया? पीपीटी का। अभी ये फैले हुए होते तो किसका फॉर्मेशन होता? कोलाइडल का। ठीक है। अब देखो कोगुलेशन क्या होता है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोगुलेशन को हम फ्लोकुलेशन भी बोलते हैं। तो कोलाइड्स को पीपीटी में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसी को बोलते हैं हम कोगुलेशन। जैसे अगर दूध जब फट के जब नीचे कलेक्ट हो जाता है, दैट इज अ कोगुलेशन। या फिर कोई सिरप होता है, जब आप मार्केट से खरीद के लाते हो तो उसमें लिखा होता है इसको आप शेक करो, शेक करने के बाद ही इसको आप पियो। तो वो जो कोलाइडल सॉल्यूशन से जो डार्क मटेरियल है वो क्या हो जाता है? कोगुलेट हो जाता है और नीचे बैठ जाता है। तो देखो कन्वर्जन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इनटू अ पीपीटी इज कॉल्ड अ कोगुलेशन। मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन को पीपीटी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस ही कोगुलेशन है। तो कोगुलेशन अकर्स ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। तो वही चीज है यहां जो बताया था अभी ऊपर। टू कोगुलेट अ कोलाइड्स ऑन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट को ही हम बोलते हैं कोगुलेटिंग एजेंट। जैसे पेप्टाइजेशन में पेप्टाइजिंग एजेंट था, वैसे ही कोगुलेशन में कोगुलेटिंग एजेंट होता है। जैसे ही आप इसके अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर कोगुलेटिंग एजेंट इज एडेड विच न्यूट्रलाइज, वो क्या करेगा? उसको न्यूट्रलाइज कर देगा द चार्ज ऑफ कोलाइड पार्टिकल्स एंड कन्वर्ट्स देम इनटू अ पीपीटी। क्लियर? समझ में आया? ओके। अब देखो मिल्क इज एक्सुलेशन क्या होता है? जैसे अब दूध फट जाए, दूध के अंदर एसिड डाल दो तो देखो डार्क मटेरियल नीचे आ गया, ये होता है डिस्पर्स फेज, और पानी कहां चला जाता है? ऊपर। क्लियर? 100%? ओके। तो मेथड्स ऑफ कोगुलेशन देखो क्या है? बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या हो सकते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। नेगेटिवली चार्ज अगर कोलाइड मान लो है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पॉजिटिव डालोगे, और पॉजिटिव चार्ज कोलाइड है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए नेगेटिव डालोगे। क्लियर? अब मान लो कोगुलेशन वैल्यू क्या होता है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मान लेते हैं हमारे पास 2 ग्लास है, उसमें 1 लीटर क्या है हमारे पास, जो भी है सोल्यूशन है। अब इसमें से देखो कोगुलेशन हो रहा है दोनों का, इसमें भी कोगुलेशन हो रहा है, लेकिन इसमें आपने जो कोगुलेशन करने के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट डाला वो कितना डाला? ए इलेक्ट्रोलाइट कितना डाला? 10 मिलीमोल्स, और बी कितना डाला? 2 मिलीमोल्स। तो बताओ किसमें सबसे अच्छा कोगुलेशन हो रहा है? बी वाले में, क्योंकि बहुत ही लेस अमाउंट डालकर इसको आप कोगुलेट कर रहे हो, इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट डालकर कोगुलेट कर रहे हो। तो देखो कोगुलेशन वैल्यू ज्यादा किसकी होगी? बी वाले की। तो मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड टू कोगुलेट 1 लीटर ऑफ कोगुलेशन सॉल्यूशन। तो कोगुलेटिंग पावर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेशन वैल्यू। मतलब जिसकी वैल्यू कम होगी उसका कोगुलेशन पावर क्या होगा? ज्यादा। यानी इस क्लास का कोगुलेशन पावर क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि इसके अंदर कोगुलेशन वैल्यू क्या है? 2 मिलीमोल्स, यानी कम है, इसमें क्या है? ज्यादा है। तो यानी ये वाला ज्यादा होगा। अब हार्डी-सुल्जे रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हार्डी-सुल्जे क्या बोलता है? कोगुलेटिंग पावर ऑफ एन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आयन। देखो क्या होता है जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा उसका कोगुलेटिंग पावर उतना ही ज्यादा होगा। सपोज मान लो आपके पास कोई एक नेगेटिव चार्ज का कोलाइड है, मान लो अभी आप जैसे ड्रॉ करो कहीं पर एक नेगेटिव चार्ज का कोलाइड है, उसको कोगुलेट करने के लिए एक Na+ वाला चार्ज अच्छा रहेगा, 2 वाला कि 3 वाला? डेफिनेटली 3 वाला, क्योंकि उसमें 3+ चार्ज है, वो जल्दी क्या करेगा? उस नेगेटिव चार्ज वाले को क्या करेगा? कोगुलेट कर देगा, कोगुलेशन कर देगा उसमें। वैसे ही सेम देखो, जिसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा वो पॉजिटिव वाले को कर देगा। तो ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ अपोजिटली चार्ज आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट बीइंग एडेड द फास्टर ऑफ द कोगुलेशन। क्लियर? नेक्स्ट है आपका बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो आपने भी पीछे पढ़ा था तो इसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। तीसरा है बाय परसिस्टेंट डायलिसिस। देखो परसिस्टेंट डायलिसिस एक स्लो रिएक्शन है, स्लो रिएक्शन है, इसमें बहुत धीरे धीरे होता है लेकिन फिर भी समझना जरूरी है। तो एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर देखो वाटर है, और इसके अंदर हमने क्या कर दिया? कोलाइडल सॉल्यूशन भर दिया, और इसको हमने इसके अंदर देखो क्या है? एनिमल मेम्ब्रेन है, या इसको आपको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो थोड़ा गले में प्रॉब्लम है मेरे। तो देखो जैसे ही क्या होता है, अब आपको पता है इसके अंदर आपने क्या डाल के रखा है? एक स्टार्च सॉल्यूशन डाल के रखा है, उसी को हम कोलाइडल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो देखो जैसे स्टार्च सॉल्यूशन डाला तो इसके अंदर जो कुछ ना कुछ तो डिस्पर्जन मीडियम के भी पार्टिकल्स होंगे,
तो और डिस्पर्जन मीडियम की जो साइज होती है बहुत छोटी होती है, तो ये स्टार्च सॉल्यूशन यानी एनिमल मेम्ब्रेन के पोर से धीरे धीरे निकलना बाहर स्टार्ट होंगे, और जैसे ही बाहर निकलेंगे तो ये क्या, देखो बाहर निकले तो इसके अंदर क्या बन गया, कोगुलेशन। वही तो है दूध से पानी का निकलना। दूध जब फटता है तो पानी कहां चला जाता है, ऊपर, और डार्क मटेरियल कहां जाता है, नीचे। दैट इज अ कोगुलेशन। क्लियर। ऑन डायलिसिस अ कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर अ लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम, देखो लॉन्ग इंटरवल लिखा है, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम गेट्स सेपरेटेड एंड कॉज कोगुलेशन। सेम वही है इसमें भी, बाय मिक्सिंग ऑफ टू अपोजिटली चार्ज सोल्स, दोनों को अलग अलग कर न्यूट्रलाइज कर दो तो कोगुलेशन हो जाएगा। बाय बॉइलिंग, बॉइलिंग से भी होता है। ऑन बॉइलिंग द रिमूवल ऑफ एड्सॉर्ब लेयर आयंस ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स अकर्स ड्यू टू इंक्रीज कोलिजन विद डिस्पर्जन मीडियम। अब देखो क्या है, मान लो कि इसके अंदर एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, ये इसके ऊपर फिक्स लेयर होती है, ठीक है। अब इसमें आपने क्या किया, इसको हीट करना स्टार्ट किया, तो हीट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो ये लेयर क्या होने लगेगा, धीरे धीरे डिफ्यूज होना स्टार्ट होगा, यानी रिमूवल ऑफ लेयर। जैसे ही ये लेयर रिमूव हुआ यानी न्यूट्रलाइज हो गया तो ये सॉल्यूशन कैसा हो गया, कोगुलेशन। प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक कोलाइड्स। अब देखो प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, ये टॉपिक मैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूंगा। तो प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक कोलाइड्स हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। थैंक यू।